चैप्टर 13 रविवार को क्लिफोर्ड जंगल में जाना चाहता था। सुबह बहुत सुंदर थी। नाशपाती के फूल और बेर अचानक दुनिया में जगह जगह सफ़ेद रंग में दिखाई देने लगे थे। क्लिफोर्ड के लिए यह बहुत ही क्रूर था। जबकि दुनिया खिल रही थी, उसे एक कुर्सी से दूसरी में जाने में मदद करनी पड़ती थी। लेकिन वह भूल गया था और ऐसा लग रहा था कि उसे अपने लंगड़ेपन पर खुद का एक खास अहंकार था। कॉनी को अभी भी तकलीफ हो रही थी। उसे अपने निष्क्रिय पैरों को उठाकर सही जगह पर लाना पड़ रहा था। अब ये काम मिसेज बोल्टन करती थी या फील्ड। वह ड्राइव के शीर्ष पर बीच की झाड़ियों के किनारे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी कुर्सी एक तरह के बीमार व्यक्ति की धीमी आवाज के साथ आगे बढ़ी। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने कहा, सर क्लिफोर्ड अपने घूमते घोड़े पर कम से कम खर्राटे तो लेंगे। वह हंसी। वह रुका और उस लंबे छोटे पुराने भूरे घर के सामने की ओर देखने लगा। रग्बी पलक नहीं झपकाता, उसने कहा। लेकिन फिर क्यों झपकाए? मैं मनुष्य के दिमाग की उपलब्धियों पर सवार हूँ और यह घोड़े को मात देता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। और प्लेटो की आत्माएं 2 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर स्वर्ग जाती हैं। अब वे फोर्ड कार में जाएंगी, उसने कहा। या एक रोल्स रॉयस। प्लेटो एक कुलीन व्यक्ति था। बिल्कुल। अब कोई काला घोड़ा नहीं है जिसे पीटा जाए और जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। प्लेटो ने कभी नहीं सोचा था कि हम उसके काले घोड़े और सफ़ेद घोड़े से बेहतर चलेंगे और हमारे पास कोई घोड़ा नहीं होगा, सिर्फ एक इंजन होगा। क्लिफोर्ड ने कहा, केवल एक इंजन और गैस। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल पुरानी जगह की कुछ मरम्मत करवा पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसके लिए मेरे पास लगभग $1000 बचेंगे, लेकिन काम की लागत बहुत ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा। ओह अच्छा, कोनी ने कहा। काश आगे और हड़तालें न होतीं। उनके फिर से हड़ताल करने से क्या फायदा? उद्योग को बर्बाद कर दो, जो कुछ बचा है उसे भी, और निश्चित रूप से उल्लू इसे देखना शुरू कर रहे हैं। कोनी ने कहा, शायद उन्हें उद्योग को बर्बाद करने से कोई ऐतराज नहीं है। औरतों की तरह बात मत करो। उद्योग उनका पेट भरता है, भले ही वह उनकी जेबें इतनी भरी न रख सके, उन्होंने कहा, और उनके बोलने के तरीके में अजीब तरह से श्रीमती बोल्टन की झलक थी। लेकिन क्या आपने उस दिन नहीं कहा था कि आप एक रूढ़िवादी अराजकतावादी हैं? उसने मासूमियत से पूछा। और क्या तुम समझे कि मेरा क्या मतलब था? उसने पलटकर जवाब दिया, मेरा मतलब बस इतना था कि लोग जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे महसूस कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, पूरी तरह से निजी तौर पर, जब तक वे जीवन के स्वरूप और तंत्र को बरकरार रखते हैं। कोनी कुछ कदम चुपचाप चलती रही। फिर उसने हठपूर्वक कहा, यह ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि अंडा अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना खराब हो सकता है, बशर्ते उसका छिलका पूरा रहे। लेकिन खराब अंडे खुद ही टूट जाते हैं। मैं नहीं सोचता कि लोग अंडे हैं, उन्होंने कहा। मेरे प्यारे छोटे प्रचारक, स्वर्गदूतों के अंडे भी नहीं। वो इस उजली सुबह में बहुत खुश था। पाक में लाक्स चहचहा रहे थे, खो में दूर गड्ढे से शांत भाप निकल रही थी। ये लगभग युद्ध से पहले के पुराने दिनों जैसा था। कोनी वास्तव में बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर वह वास्तव में क्लिफोर्ड के साथ जंगल में भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह आत्मा की एक निश्चित जिद में उसकी कुर्सी के पास चली गई। नहीं, उन्होंने कहा, अगर इस मामले को ठीक से संभाला जाए तो फिर कोई हड़ताल नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि हड़तालें लगभग असंभव हो जाएंगी। लेकिन क्या पुरुष तुम्हें ऐसा करने देंगे? उसने पूछा। हम उनसे नहीं पूछेंगे। हम ये तब करेंगे जब वे नहीं देख रहे होंगे, उनके अपने भले के लिए, उद्योग को बचाने के लिए। यह आपके अपने भले के लिए भी है, उसने कहा। स्वाभाविक रूप से, सबके भले के लिए, लेकिन मेरे से भी ज्यादा उनके भले के लिए। मैं गड्ढों के बिना रह सकता हूँ। वे नहीं रह सकते। गड्ढे न हो तो वे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास दूसरा प्रावधान है। उन्होंने उथली घाटी में खदान को देखा और उसके पार टेवर शाल के काले ढक्कन वाले घरों को देखा जो किसी सांप की तरह पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। पुराने भूरे चट से घंटियां बज रही थीं, रविवार, रविवार, रविवार। लेकिन क्या पुरुष तुम्हें अपनी शर्तें तय करने देंगे?
उसने कहा, मेरे प्रिय, उन्हें ऐसा करना ही होगा यदि कोई इसे कोमलता से करे। लेकिन क्या कोई आपसी समझ नहीं हो सकती? बिल्कुल, जब उन्हें यह एहसास होगा कि उद्योग व्यक्ति से पहले आता है। लेकिन क्या आपको उद्योग का मालिक होना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा स्वामित्व है, हाँ, निश्चित रूप से। संपत्ति का स्वामित्व अब एक धार्मिक प्रश्न बन गया है, जैसा कि यह ईसा मसीह और सेंट फ्रांसिस के समय से रहा है। मुद्दा यह नहीं है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे लेकर गरीबों को दे दो, बल्कि यह है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे उद्योग को बढ़ावा देने और गरीबों को काम देने के लिए इस्तेमाल करो। सभी लोगों को भोजन और सभी लोगों को कपड़े देने का यही एकमात्र तरीका है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे गरीबों को दे देने से गरीबों के लिए भी उतनी ही भूखमरी पैदा होगी जितनी हमारे लिए। और सार्वभौमिक भूखमरी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि सामान्य गरीबी भी कोई अच्छी चीज नहीं है। गरीबी बदसूरत है, लेकिन असमानता, यही भाग्य है। बृहस्पति तारा नेपच्यून तारे से बड़ा क्यों है? आप चीजों की बनावट में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जब यह ईर्ष्या और जलन और असंतोष एक बार शुरू हो जाता है, उसने शुरू किया, इसे रोकने की पूरी कोशिश करो। किसी को तो शो का बॉस बनना ही होगा, लेकिन शो का बॉस कौन है? उसने पूछा। वे लोग जो उद्योगों के मालिक हैं और उन्हें चलाते हैं। एक लंबा सन्नाटा था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे एक बुरे बॉस हैं। तो फिर आप सुझाव दें कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, वे अपने बॉस होने को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा, वे इसे आपकी महारानी की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से लेते हैं। यह मुझ पर थोपा गया है। मैं वास्तव में यह नहीं चाहती, उसने अचानक कहा। उसने कुर्सी रोकी और उसकी ओर देखा। अब कौन अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? उन्होंने कहा, अब कौन अपनी खुद की बॉसशिप की जिम्मेदारी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप इसे कहते हैं? लेकिन मैं कोई बॉसशिप नहीं चाहती, उसने विरोध किया। लेकिन ये तो फंक है। तुम्हें यह मिल गया है, ये किस्मत में लिखा है, और तुम्हें इसके अनुसार जीना चाहिए। कोलियरों को किसने वह सब दिया है जो उनके पास होने लायक है? उनकी सारी राजनीतिक आज़ादी और उनकी शिक्षा जैसी कि वह है, उनकी स्वच्छता, उनकी स्वास्थ्य स्थितियाँ, उनकी किताबें, उनका संगीत, सब कुछ। उन्हें ये किसने दिया है? क्या कोलियरों ने कोलियरों को ये दिया है? नहीं, इंग्लैंड के सभी रग्बी और शिपली ने अपना हिस्सा दिया है और देते रहना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। कोनी ने सुना और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं कुछ देना चाहती हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं है। अब सब कुछ बेचा जाना है और उसका भुगतान किया जाना है, और जिन चीज़ों का तुम अभी उल्लेख कर रहे हो, रग्बी और शिपली उन्हें लोगों को अच्छे मुनाफे पर बेचते हैं। सब कुछ बिक चुका है। तुम सच्ची सहानुभूति की एक धड़कन भी नहीं देते। और इसके अलावा, किसने लोगों से उनका प्राकृतिक जीवन और मर्दानगी छीन ली है और उन्हें ये औद्योगिक आतंक दिया है? किसने ऐसा किया है? और मुझे क्या करना चाहिए? उसने हरे रंग में पूछा। उन्हें बुलाऊं और मुझे लूटने के लिए कहूं? ट्रेवर शाल इतना बदसूरत, इतना विभत्स क्यों है? उनका जीवन इतना निराशाजनक क्यों है? उन्होंने अपना खुद का टेवशॉल बनाया, यह उनकी स्वतंत्रता के प्रदर्शन का हिस्सा है। उन्होंने खुद के लिए अपना सुंदर टेवशॉल बनाया और वे अपना सुंदर जीवन जीते हैं। मैं उनके लिए उनका जीवन नहीं जी सकता। हर बीटल को अपना जीवन जीना चाहिए, लेकिन आप उनसे अपने लिए काम करवाते हैं। वे आपकी कोयला खदान की जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल नहीं, हर भरिंग अपना भोजन खुद ही खोज लेता है। किसी भी आदमी को मेरे लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। उन्होंने रोते हुए कहा, उनका जीवन औद्योगिक और निराशाजनक है, और हमारा भी यही हाल है। मुझे नहीं लगता कि वे हैं। ये सिर्फ एक रोमांटिक अलंकार है, बेहोशी और मरते मरते रोमांटिकता का अवशेष। तुम वहां खड़े हुए बिल्कुल भी निराशाजनक व्यक्ति नहीं लग रहे हो, कोनी मेरी प्यारी। जो सच था, क्योंकि उसकी गहरी नीली आंखें चमक रही थीं, उसके गालों पर रंग गर्म था, वह निराशा की। निराशा से दूर विद्रोही जुनून से भरी दिख रही थी। उसने देखा, घास के गुच्छेदार स्थानों में,
रूई जैसे युवा काउस्लिप अभी भी अपने नीचे खड़े होकर धूम मचा रहे थे और वह गुस्से से हैरान थी। ऐसा क्यों लगा कि क्लिफोर्ड इतना गलत था, फिर भी वो उसे यह नहीं बता सकी, वह ठीक से नहीं बता सकी कि वो कहाँ गलत था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष आपसे नफरत करते हैं, उसने कहा। नहीं, उन्होंने जवाब दिया, और गलतफहमियों में मत पड़ो, तुम्हारे हिसाब से वे मनुष्य नहीं हैं। वे जानवर हैं जिन्हें तुम नहीं समझते और कभी समझ नहीं सकते। अपने भ्रमों को दूसरे लोगों पर मत थोपो। जनता हमेशा एक जैसी थी और हमेशा एक जैसी रहेगी। नीरो के गुलाम हमारे कोयला खदानों के मजदूरों या फोर्ड मोटर कार के कामगारों से बहुत कम भिन्न थे। मेरा मतलब है नीरो के खदान के गुलाम और उसके खेत के गुलाम। ये जनता है, वे अपरिवर्तनीय हैं। एक व्यक्ति जनता से उभर सकता है, लेकिन उभरने से जनता नहीं बदलती। जनता अपरिवर्तनीय है। ये सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। पेनम एट सकस। केवल आज शिक्षा सकस के बुरे विकल्पों में से एक है। आज जो गलत है वो ये है कि हमने सकस को कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया है और थोड़ी सी शिक्षा से अपनी जनता को जहर दे दिया है। जब क्लिफोर्ड आम लोगों के बारे में अपनी भावनाओं में पूरी तरह से जागृत हो गया तो कोनी डर गई। उसने जो कहा उसमें कुछ ऐसा था जो विनाशकारी रूप से सच था, लेकिन यह एक ऐसा सच था जिसने जान ले ली। उसे पीला और चुप देखकर क्लिफोर्ड ने फिर से कुर्सी शुरू की और तब तक कुछ नहीं कहा जब तक वो लकड़ी के गेट पर फिर से नहीं रुका जिसे उसने खोल दिया। उन्होंने कहा, और अब हमें जो करने की जरूरत है वह है कोड़े, तलवारें नहीं। जनता पर शुरू से ही शासन किया जाता रहा है और जब तक समय समाप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें शासन करना ही होगा। ये कहना सरासर पाखंड और दिखावा है कि वे खुद शासन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उन पर शासन कर सकते हैं? उसने पूछा। अरे हाँ, न तो मेरा मन और न ही मेरी इच्छा शक्ति अपंग है और मैं अपने पैरों से शासन नहीं करता। मैं शासन करने में अपना हिस्सा कर सकता हूँ, निश्चित रूप से मेरा हिस्सा, और मुझे एक बेटा दे और वह मेरे बाद अपने हिस्से पर शासन करने में सक्षम होगा। लेकिन वह आपका अपना बेटा नहीं होगा, आपके अपने शासक वर्ग का नहीं होगा, या शायद नहीं होगा, वो हकलाते हुए बोली। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उसका पिता कौन है, जब तक कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति है और सामान्य बुद्धि से कम नहीं है। मुझे किसी भी स्वस्थ, सामान्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति का बच्चा दे दो और मैं उसे एक पूरी तरह से योग्य चैटली बना दूंगा। यह मायने नहीं रखता कि हमें कौन जन्म देता है, बल्कि यह मायने रखता है कि भाग्य हमें कहाँ रखता है। किसी भी बच्चे को शासक वर्ग में रख दो और वह अपने आप ही एक शासक बन जाएगा। राजाओं और ड्यूकों के बच्चों को आम लोगों के बीच रखो और वे छोटे मोटे आम लोग सामूहिक उत्पाद बन जाएंगे। ये पर्यावरण का भारी दबाव है। उन्होंने कहा, तब आम लोग कोई नस्ल नहीं रह जाते और कुलीन वर्ग में कोई खून का रिश्ता नहीं होता। नहीं मेरे बच्चे, ये सब रोमांटिक भ्रम है। अभिजात वर्ग एक कार्य है, भाग्य का एक हिस्सा है, और जनता भाग्य के दूसरे हिस्से का कार्य है। व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। यह इस बात का सवाल है कि आपको किस कार्य के लिए पाला गया है और किस तरह से अनुकूलित किया गया है। ये व्यक्ति नहीं है जो अभिजात वर्ग बनाता है, यह अभिजात वर्ग का समग्र कार्य है। और यह संपूर्ण जनसमूह का कार्य है जो आम आदमी को वह बनाता है जो वह है। तो फिर हम सबके बीच कोई सामान्य मानवता नहीं है। जैसा आप चाहें, हम सभी को अपना पेट भरने की जरूरत है, लेकिन जब अभिव्यंजक या कार्यकारी कामकाज की बात आती है तो मेरा मानना है कि शासक और सेवा करने वाले वर्गों के बीच एक खाई है, और वह भी पूरी तरह से। दोनों कार्य एक दूसरे के विरोधी हैं, और कार्य ही व्यक्ति को निर्धारित करता है। कोनी ने चकित आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुम नहीं आओगे? उसने कहा, और वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी बात कह दी थी। अब वह अपनी अजीबोगरीब और बल्कि खाली उदासीनता में डूब गया, जिसे कोनी ने बहुत कष्टदायक पाया। जंगल में, वैसे भी, वह बहस न करने के लिए दृढ़ थी। उनके सामने हेजल दीवारों और रंगीन भूरे पेड़ों के बीच राइडिंग की खुली दरार चल रही थी। कुर्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी,
धीरे धीरे भूल भुलैया में घुस गई जो हेजल छाया से परे दूध के झाग की तरह ड्राइव में ऊपर उठ गई। क्लिफोर्ड ने बीच का रास्ता बनाया जहां से गुजरने वाले पैरों ने फूलों के बीच से एक चैनल बना रखा था, लेकिन पीछे चल रही कोनी ने पहियों को वुडरॉफ और बिगुल पर झटके खाते हुए देखा था और रेंगने वाली जेनी के छोटे पीले कपों को कुचलते हुए देखा था। अब उन्होंने भूल भुलैया के बीच से एक जागरण बनाया। सभी फूल वहां थे, नीले तालाबों में पहली ब्लूबेल्स खड़े पानी की तरह। क्लिफोर्ड ने कहा, तुम्हारा कहना सही है कि यह सुंदर है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। अंग्रेजी झरने से भी सुंदर क्या हो सकता है। कोनी को लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे संसद के अधिनियम से वसंत भी खिल गया है। एक अंग्रेजी वसंत, आयरिश वसंत क्यों नहीं, या यहूदी। कुर्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी, मजबूत ब्लूबेल के गुच्छों के पीछे से जो गेहूं की तरह खड़े थे और भूरे बरडॉक के पत्तों के ऊपर थे। जब वे खुले स्थान पर पहुंचे जहां पेड़ काटे गए थे तो प्रकाश काफी हद तक भर गया और ब्लूबेल ने यहाँ वहाँ चमकीले नीले रंग की चादरें बनाईं जो बकाइन और बैंगनी रंग में बदल गईं। और बीच में ब्रेकन अपने भूरे रंग के घुंघराले सिर उठा रहा था, जैसे कि युवा सांपों की सेनाएं ईव को फुसफुसाने के लिए एक नया रहस्य लेकर आई हों। क्लिफोर्ड ने कुर्सी को तब तक हिलाए रखा जब तक वो पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच गया। कोनी धीरे धीरे पीछे चली गई। ओक की कलियां नर्म और भूरी हो रही थीं। सब कुछ पुरानी कठोरता से कोमलता से बाहर आ रहा था, यहाँ तक कि झुर्रीदार ओक के पेड़ भी सबसे नर्म युवा पत्ते निकालते हैं जो प्रकाश में युवा चमगादड़ के पंखों की तरह पतले भूरे रंग के छोटे पंख फैलाते हैं। पुरुषों में कभी कोई नयापन, कोई ताजगी क्यों नहीं आई। बासी पुरुष। क्लिफोर्ड ने चढ़ाई के शीर्ष पर कुर्सी रोकी और नीचे देखा। ब्लूबेल्स चौड़ी चढ़ाई पर बाढ़ के पानी की तरह नीले रंग में बह रहे थे और ढलान को गर्म नीलेपन से जगमगा रहे थे। क्लिफोर्ड ने कहा, यह अपने आप में बहुत अच्छा रंग है, लेकिन पेंटिंग बनाने के लिए बेकार है। बिल्कुल, कोनी ने कहा, बिल्कुल उदासीन। क्लिफोर्ड ने कहा, क्या मैं झरने तक जाऊं? क्या कुर्सी फिर से खड़ी हो जाएगी? उसने कहा, हम कोशिश करेंगे, जोखिम नहीं तो जीत नहीं। और कुर्सी धीरे धीरे नीले रंग के अतिक्रमण करने वाले जलकुंभी से धुलते हुए सुंदर चौड़ी सवारी से नीचे की ओर बढ़ने लगी। ये सभी जहाजों में से आखिरी जलकुंभी के उथले पानी से होकर। ये आखिरी जंगली पानी पर शिखर, हमारी सभ्यता की आखिरी यात्रा में नौकायन। ये अजीब पहिए वाले जहाज तुम्हारी धीमी गति से दिशा बदल रही है। शांत और आत्मसंतुष्ट क्लिफोर्ड रोमांच के पहिए पर बैठा था, अपनी पुरानी काली टोपी और ट्वीड जैकेट में, गतिहीन और सतर्क। हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी शानदार यात्रा समाप्त हो गई है। अभी नहीं। नीचे की ओर, पीछे, कॉन्स्टेंस अपनी ग्रे ड्रेस में आई, कुर्सी को नीचे की ओर झटके से गिरते हुए देख रही थी। वे झोपड़ी तक जाने वाले संकरे रास्ते से गुजरे। भगवान का शुक्र है कि यह कुर्सी के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं था, मुश्किल से एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा। कुर्सी ढलान के नीचे पहुंच गई और घूमकर गायब हो गई। और कोनी ने अपने पीछे एक धीमी सीटी सुनी। उसने तेजी से चारों ओर देखा। रखवाला उसकी ओर ढलान से नीचे की ओर बढ़ रहा था, उसका कुत्ता उसके पीछे चल रहा था। क्या सर क्लिफोर्ड कॉटेज जा रहे हैं? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, केवल कुएं तक। अच्छा, फिर मैं नजरों से दूर रह सकता हूँ, लेकिन मैं आज रात को तुमसे मिलूंगा। मैं करीब 10 बजे पार्क के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ, वो लड़खड़ाते हुए बोली। उन्होंने क्लिफोर्ड के हॉर्न की पापा की आवाज सुनी जो कोनी के लिए बज रही थी। उसने जवाब में कूईड कहा। रखवाले के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसने अपने हाथ से उसके स्तन को नीचे से ऊपर की ओर धीरे से छुआ। वो डरी हुई उसकी ओर देखने लगी और क्लिफोर्ड को फिर से कूई कहते हुए पहाड़ी से नीचे भागने लगी। ऊपर खड़ा आदमी उसे देखता रहा, फिर मुड़ा, हल्के से मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते पर वापस आ गया। उसने पाया कि क्लिफोर्ड धीरे धीरे झरने की ओर चढ़ रहा था, जो अंधेरे लार्चवुड की ढलान के आधे रास्ते पर था। जब तक वह उसे पकड़ती,
वह वहां पहुंच चुका था। उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने ये सब ठीक किया। कोनी ने बरडॉक के बड़े भूरे पत्तों को देखा जो लार्चवुड के किनारे से भूतिया ढंग से उगे थे। लोग इसे रॉबिन हुड का रूबर्ब कहते हैं। कुएं के पास कितना शांत और उदास लग रहा था, फिर भी पानी इतना चमकीला, अद्भुत बुदबुदा रहा था, और वहां आंखों को चमकाने वाले और तेज नीले बिगुल के टुकड़े थे। और वहां किनारे के नीचे पीली धरती हिल रही थी। एक तिल, यह उभरा, अपने गुलाबी हाथों को नाव से चलाता हुआ और अपने अंधे गिमलेट जैसे चेहरे को हिलाता हुआ, छोटी गुलाबी नाक की नोक को ऊपर उठाए हुए। ऐसा लगता है कि यह अपनी नाक के सिरे से देखता है, कोनी ने कहा। आंखों से तो बेहतर है, उसने कहा। क्या तुम पियोगे? क्या आप? उसने पेड़ की टहनी से एक तामचीनी मग लिया और उसे उसके लिए भरने के लिए झुकी। उसने घूंट घूंट करके पी लिया। फिर वह फिर से झुकी और खुद भी थोड़ा सा पी लिया। बहुत बर्फीली, उसने हौंफते हुए कहा। अच्छा है ना? क्या तुमने चाहा? क्या तुमने? हाँ, मैंने चाहा था, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। उसे कठफोड़वे की आवाज सुनाई दी, फिर हवा का झोंका आया जो लार्च के पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसने ऊपर देखा, सफेद बादल नीले बादलों को पार कर रहे थे। बादल, उसने कहा। केवल सफेद भेड़ी, उसने उत्तर दिया। एक छाया उस छोटे से मैदान को पार कर गई। तिल नर्म पीली धरती पर तैरकर बाहर आ गया था। क्लिफोर्ड ने कहा, यह अप्रिय छोटा जानवर है, हमें इसे मार देना चाहिए। देखो, वह तो किसी पादरी की तरह है, उसने कहा। वह वुडरफ की कुछ टहनियां इकट्ठी करके उसके पास ले आई। नई नई कटी घास, उसने कहा। क्या ये पिछली सदी की रोमांटिक महिलाओं की तरह नहीं है, जिन्होंने आखिरकार अपने दिमाग को सही तरीके से ढाला था? वह सफ़ेद बादलों को देख रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या बारिश होगी, उसने कहा। बारिश? क्यों? क्या तुम चाहते हो? वे वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। क्लिफोर्ड सावधानी से नीचे की ओर झटके से चल रहा था। वे खोखले के अंधेरे तल पर पहुंचे, दाईं ओर मुड़े और 100 गज बाद लंबी ढलान के निचले हिस्से पर मुड़े, जहां रोशनी में ब्लूबेल्स खड़े थे। अब, बूढ़ी लड़की, क्लिफोर्ड ने कुर्सी रखते हुए कहा। यह एक खड़ी और झटकेदार चढ़ाई थी। कुर्सी धीरे धीरे, संघर्षपूर्ण अनिच्छुक अंदाज में आगे बढ़ रही थी। फिर भी, वह असमान तरीके से ऊपर की ओर बढ़ती रही, जब तक कि वह उस जगह पर नहीं पहुंच गई जहां उसके चारों ओर जलकुंभी थी। फिर वह रुकी, संघर्ष किया, फूलों से थोड़ा दूर झटके से निकली, फिर रुक गई। कोनी ने कहा, हमें हॉर्न बजाना चाहिए और देखना चाहिए कि कीपा आता है या नहीं। वो उसे थोड़ा धक्का दे सकता है। वैसे, मैं धक्का दूंगी। इससे मदद मिलती है, क्लिफोर्ड ने कहा। हम उसे सांस लेने देंगे। क्या आपको पहिए के नीचे स्कॉच रखने में कोई आपत्ति है? कोनी को एक पत्थर मिला और वे इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद क्लिफोर्ड ने अपनी मोटर फिर से चालू की, फिर कुर्सी को गति में लाया। यह अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ किसी बीमार चीज़ की तरह लड़खड़ाती और लड़खड़ाती रही। मुझे धक्का देने दो, कोनी ने पीछे आते हुए कहा। नहीं, धक्का मत दो, उसने गुस्से से कहा। इस घटिया चीज का क्या फायदा, अगर इसे धक्का देना ही है? पत्थर नीचे रख दो। एक बार फिर विराम आया, फिर पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन पहले से भी अधिक प्रभावहीन। तुम्हें मुझे धक्का देने देना होगा, उसने कहा, या फिर रखवाले के लिए हॉर्न बजाना होगा। इंतजार। वो इंतजार करती रही और उसने एक और प्रयास किया, जिससे लाभ की बजाय हानि ही हुई। अगर आप मुझे धक्का नहीं देने देंगे तो हॉर्न बजा दीजिए, उसने कहा। अरे, एक क्षण चुप रहो। वो क्षण भर चुप रही। उसने छोटी मोटर के साथ जबरदस्त प्रयास किया। तुम केवल इस चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दोगे, क्लिफोर्ड, उसने विरोध किया। इसके अलावा तुम्हारी घबराहट की ऊर्जा भी बर्बाद होगी। काश मैं बाहर निकलकर इस घटिया चीज को देख पाता, उसने झल्लाकर कहा, और उसने जोर से हॉर्न बजाया। शायद मिलास को पता चल गया होगा कि क्या गड़बड़ है। वे बादलों से घिरे आसमान के नीचे कुचले हुए फूलों के बीच प्रतीक्षा कर रहे थे। सन्नाटे में एक लकड़ी का कबूतर कुकने लगा, रूहूहू रूहूहू।
क्लिफोर्ड ने हॉर्न बजाकर उसे चुप करा दिया। रक्षक सीधे सामने आया, कोने से पूछताछ करते हुए। उसने सलामी दी। क्या आप मोटरों के बारे में कुछ जानते हैं? क्लिफोर्ड ने तीखी आवाज में पूछा। मुझे डर है कि मुझे नहीं पता। क्या वह गलत हो गई है? जाहिर है, क्लिफोर्ड ने झट से कहा। वह आदमी पहिए के पास झुककर छोटे इंजन की ओर देखने लगा। मुझे डर है कि मैं इन यांत्रिक चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सर क्लिफोर्ड, उसने शांति से कहा। अगर उसके पास पर्याप्त पेट्रोल और तेल है। क्लिफोर्ड ने झट से कहा, ध्यान से देखो और देखो कि क्या कुछ टूटा हुआ है। आदमी ने अपनी बंदूक एक पेड़ के पास रख दी, अपना कोट उतार दिया और उसे पेड़ के पास फेंक दिया। भूरा कुत्ता पहरा दे रहा था। फिर वह अपनी एड़ियों के बल पर बैठ गया और कुर्सी के नीचे झांकने लगा, अपनी उंगली से चिकना छोटा इंजन को छू रहा था और अपनी साफ रविवारी शर्ट पर ग्रीस के निशानों से नाराज था। ऐसा नहीं लगता कि कुछ टूटा है, उसने कहा, और वह उठ खड़ा हुआ, अपने माथे से टोपी हटाते हुए, माथे को रगड़ते हुए और जाहिर तौर पर अध्ययन करते हुए। क्लिफोर्ड ने पूछा, क्या तुमने नीचे की छड़ें देखी हैं? देखो कि वे ठीक हैं या नहीं। वह आदमी जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ था, उसकी गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई थी। वह इंजन के नीचे छटपटा रहा था और अपनी उंगली से उसे दबा रहा था। कोनी ने सोचा कि एक आदमी कितना दयनीय प्राणी है, कमजोर और छोटा दिखने वाला, जब वह बड़ी जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ था। जहां तक मैं देख सकता हूँ, सब ठीक लगता है, उसकी दबी हुई आवाज आई। क्लिफोर्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं। लगता है मैं नहीं कर सकता। और वह उछलकर खड़ा हो गया और खनिकों की तरह अपनी एड़ियों पर बैठ गया। निश्चित रूप से कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। क्लिफोर्ड ने अपना इंजन चालू किया, फिर उसे गियर में डाला। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ी। उसे थोड़ा जोर से दौड़ाओ, रक्षक ने सुझाव दिया। क्लिफोर्ड को इस हस्तक्षेप से चिढ़ थी, लेकिन उसने अपने इंजन को नीली बोतल की तरह भिनभिना दिया। फिर वह खांसने लगी और गुर्राने लगी और ऐसा लगा कि वह बेहतर चल रही है। मिलर्स ने कहा, ऐसा लगता है कि वह स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। लेकिन क्लिफोर्ड ने पहले ही उसे गियर में डाल दिया था। वह एक बीमार झटका खाकर कमजोर ढंग से आगे की ओर झुक गई। अगर मैं उसे धक्का दूंगा तो वह ऐसा करेगी, रक्षक ने पीछे जाते हुए कहा। क्लिफोर्ड ने झट से कहा, दूर रहो, वह ये काम खुद ही कर लेगी। लेकिन क्लिफोर्ड, बैंक से कॉनी ने कहा, तुम्हें पता है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्लिफोर्ड गुस्से से पीला पड़ गया था। उसने अपने लीवर पर जोर से प्रहार किया। कुर्सी ने एक तरह की हड़बड़ाहट की, कुछ और गज आगे जाकर लड़खड़ाई और ब्लूबेल्स के एक खास आशाजनक पैच के बीच जाकर रुकी। वो खत्म हो गई, रक्षक ने कहा। पर्याप्त शक्ति नहीं है, क्लिफोर्ड ने ठंडे स्वर में कहा, वह पहले भी यहाँ आ चुकी है। वो इस बार ऐसा नहीं करेगी, रक्षक ने कहा। क्लिफोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने इंजन के साथ कुछ काम करना शुरू कर दिया, उसे तेज और धीमा चलाना शुरू कर दिया, जैसे कि उससे कोई धुन निकालना हो। लकड़ी अजीबोगरीब आवाज़ों से गूंज उठी। फिर उसने झटके से उसे गियर में डाल दिया, अपने ब्रेक को झटके से हटाकर। तुम उसे अंदर से बाहर तक चीर दोगे, रक्षक ने बड़बड़ाया। कुर्सी एक बीमार झटके में खाई की ओर बगल में चली गई। क्लिफोर्ड, कोनी ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, लेकिन कीपर ने कुर्सी को रेलिंग से पकड़ लिया था। क्लिफोर्ड ने फिर भी अपना पूरा जोर लगाकर उसे राइडिंग में लाने में कामयाबी हासिल की और एक अजीब सी आवाज के साथ कुर्सी पहाड़ी से टकराने लगी। मिलर्स ने लगातार पीछे से धक्का दिया और वो ऊपर चली गई, मानो खुद को वापस लाने के लिए। देखो, वो ऐसा कर रही है, क्लिफोर्ड ने विजयी भाव से अपने कंधे पर नजर डालते हुए कहा। वहां उसने कीपर का चेहरा देखा। क्या तुम उसे धक्का दे रहे हो? वो इसके बिना ऐसा नहीं करेगी। उसे अकेला छोड़ दो, मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वह ऐसा नहीं करेगी, उसे कोशिश करने दो, क्लिफोर्ड ने पूरे जोर से गुर्राते हुए कहा। रक्षक पीछे हट गया, फिर अपना कोट और बंदूक लाने के लिए मुड़ा। कुर्सी तुरंत ही दम घुटने लगी। वह निश्चल खड़ी रही।
क्लिफोर्ड कैदी की तरह बैठा हुआ झुंझलाहट से सफेद हो गया था। उसने अपने हाथ से लीवर को झटका दिया, उसके पैर बेकार थे। उसने उससे अजीबोगरीब आवाजें निकलवाईं। जंगली अधीरता में उसने छोटे छोटे हैंडल हिलाए और उससे और भी आवाजें निकलवाईं। लेकिन वो हिली नहीं, नहीं, वो हिली नहीं। उसने इंजन बंद कर दिया और गुस्से से कठोर होकर बैठ गया। कॉन्स्टेंस किनारे पर बैठी हुई थी और दयनीय और कुचले हुए ब्लूबेल्स को देख रही थी। अंग्रेजी झरने से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। मैं शासन करने में अपना हिस्सा निभा सकती हूँ। हमें अब तलवारों की नहीं, चाबुकों की जरूरत है। शासक वर्ग। रक्षक अपना कोट और बंदूक लेकर आगे बढ़ा। फ्लोसी सावधानी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। क्लिफोर्ड ने उस आदमी से इंजन में कुछ न कुछ करने को कहा। कोनी, जो मोटरों की तकनीकी बारीकियों को बिल्कुल नहीं समझती थी और जिसे ब्रेकडाउन का अनुभव था, धैर्यपूर्वक किनारे पर बैठी रही, मानो वो कोई सिफर हो। रक्षक फिर से पेट के बल लेट गया। शासक वर्ग और सेवक वर्ग। वो खड़ा हुआ और धैर्यपूर्वक बोला, तो फिर उसे फिर से आजमाओ। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था, मानो किसी बच्चे से बात कर रहा हो। क्लिफोर्ड ने उसे आजमाया और मिलर्स ने जल्दी से पीछे आकर उसे धक्का देना शुरू कर दिया। वह जा रही थी, इंजन लगभग आधा काम कर रहा था, बाकी काम आदमी कर रहा था। क्लिफोर्ड ने क्रोध से पीला होकर चारों ओर देखा। क्या तुम वहां से उतर जाओगे? रक्षक ने तुरंत ही अपनी पकड़ छोड़ दी और क्लिफोर्ड ने कहा, मैं कैसे जानूंगा कि वह क्या कर रही है? आदमी ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और अपना कोट खींचने लगा। कुर्सी धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगी। क्लिफोर्ड, तुम्हारा ब्रेक! कोनी चिल्लाई। वह, मिलर्स और क्लिफोर्ड एक साथ आगे बढ़े। कोनी और कीपर हल्के से धक्का मुक्की कर रहे थे। कुर्सी खड़ी हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्लिफोर्ड ने कहा, ये स्पष्ट है कि मैं हर किसी की दया पर हूँ। वह गुस्से से पीला पड़ गया था। किसी ने जवाब नहीं दिया। मिलर्स अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए हुए था। उसका चेहरा अजीब और भावहीन था, सिवाय धैर्य के एक अमूर्त भाव के। कुत्ता फ्लोसी अपने मालिक की टांगों के बीच में पहरे पर खड़ा था, बेचैनी से आगे बढ़ रहा था, कुर्सी को बहुत संदेह और नापसंदगी से देख रहा था और तीन इंसानों के बीच बहुत उलझन में था। टेबल्यू विवांट कुचले हुए ब्लूबेल्स के बीच में बैठा रहा, कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगता है कि उसे धक्का देना पड़ेगा, क्लिफोर्ड ने अंततः शांत भाव से कहा। कोई जवाब नहीं। मिलर्स का विचलित चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। कोनी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्लिफोर्ड ने भी इधर उधर देखा। क्या तुम्हें उसे घर धकेलने में कोई आपत्ति है, मिलर्स? उसने शांत स्वर में कहा। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही होगी, उसने नापसंदगी के लहजे में कहा। कुछ भी नहीं, सर क्लिफोर्ड। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कुर्सी को धकेलूं? यदि आप कृपा करके। आदमी ने कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार यह बेकार था। ब्रेक जाम हो गया था। उन्होंने धक्का मारा और खींचा, और कीपर ने एक बार फिर अपनी बंदूक और कोट उतार लिया। और अब क्लिफोर्ड ने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार कीपर ने कुर्सी के पिछले हिस्से को जमीन से ऊपर उठाया और अपने पैर के एक तात्कालिक धक्का से पहियों को ढीला करने की कोशिश की। वह असफल रहा, कुर्सी डूब गई। क्लिफोर्ड ने दोनों तरफ से पकड़ बना ली थी। आदमी वजन से हौंफने लगा। ऐसा मत करो, कोनी ने उससे कहा। अगर तुम पहिया उस तरफ खींचोगी तो ऐसा ही होगा। उसने उसे ये दिखाते हुए कहा। नहीं, तुम्हें इसे नहीं उठाना चाहिए। तुम खुद को तनाव में डालोगे, उसने गुस्से से लाल होते हुए कहा। लेकिन उसने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया, और उसे जाकर पहिया पकड़ना पड़ा। तैयार। उसने जोर लगाया और उसने खींचा और कुर्सी लड़खड़ा गई। भगवान के लिए! क्लिफोर्ड भयभीत होकर चिल्लाया, लेकिन सब ठीक था और ब्रेक बंद था। रक्षक ने पहिए के नीचे एक पत्थर रखा और किनारे पर जाकर बैठ गया। उसका दिल धड़क रहा था और प्रयास से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह अर्धचेतन था। कोनी ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से लगभग रो पड़ी। एक विराम और एक मृत सन्नाटा छा गया। उसने देखा कि उसके हाथ उसकी जांघों पर कांप रहे थे।
क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने उसके पास जाकर पूछा। नहीं, नहीं, वह लगभग गुस्से से मुंह फेरकर चला गया। वहां सन्नाटा छा गया। क्लिफोर्ड के गोरे सिर का पिछला हिस्सा नहीं हिला, यहाँ तक कि कुत्ता भी स्थिर खड़ा था। आसमान पर बादल छा गए थे। अंततः उसने आह भरी और अपने लाल रुमाल पर नाक साफ की। उन्होंने कहा, निमोनिया ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। किसी ने जवाब नहीं दिया। कोनी ने अनुमान लगाया कि उस कुर्सी और भारी भरकम क्लिफोर्ड को उठाने में कितनी ताकत लगी होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर इससे उसकी मौत नहीं होती। वो उठे और पुनः अपना कोट उठाकर कुर्सी के हैंडल में डाल दिया। तो फिर, क्या आप तैयार हैं, सर क्लिफोर्ड? जब आप हैं। वह झुका और स्कॉच निकाला, फिर कुर्सी पर अपना वजन डाला। वह पहले से कहीं ज्यादा पीला था और ज्यादा अनुपस्थित। क्लिफर्ड एक भारी आदमी था और पहाड़ी खड़ी थी। कोनी ने रक्षक की तरफ कदम बढ़ाया। मैं भी जोर लगाऊंगी, उसने कहा, और वह एक महिला की तरह क्रोध की अशांत ऊर्जा के साथ धक्का देने लगी। कुर्सी तेजी से आगे बढ़ी। क्लिफोर्ड ने चारों ओर देखा। क्या यह आवश्यक है? उन्होंने कहा, बहुत। क्या तुम उस आदमी को मारना चाहते हो? अगर तुम मोटर को चलने देते तो। लेकिन वह अपना काम पूरा नहीं कर पाई। वह पहले से ही हौंफ रही थी। वह थोड़ी ढीली पड़ गई, क्योंकि यह आश्चर्यजनक रूप से कठिन काम था। अरे, धीरे, उसके बगल में खड़े आदमी ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने खुद को चोट नहीं पहुंचाई है? उसने उग्रता से कहा। उसने अपना सिर हिलाया। उसने उसके छोटे छोटे जीवंत हाथ को देखा, जो मौसम की वजह से भूरा पड़ गया था। ये वही हाथ था जिसने उसे दुलारा था। उसने पहले कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वह भी उसके जैसा ही स्थिर लग रहा था, एक अजीबोगरीब आंतरिक शांति के साथ जिसने उसे पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि वह उस तक पहुंच ही न सके। उसकी पूरी आत्मा अचानक उसकी ओर बह गई। वह इतना शांत था और पहुंच से बाहर था, और उसने महसूस किया कि उसके अंग फिर से सक्रिय हो गए हैं। अपने बाएं हाथ से धक्का देते हुए उसने अपना दायां हाथ उसकी गोल सफेद कलाई पर रखा और धीरे से उसकी कलाई को सहलाते हुए उसे सहलाया। और शक्ति की ज्वाला उसकी पीठ और कमर से नीचे गई, उसे फिर से सक्रिय कर दिया। और वह अचानक झुकी और उसके हाथ को चूमा। इस बीच क्लिफोर्ड के सिर का पिछला हिस्सा चिकना और गतिहीन था, ठीक उनके सामने। पहाड़ी की चोटी पर वे आराम करने लगे और कोनी को जाने में खुशी हुई। उसने इन दो पुरुषों के बीच दोस्ती के सपने देखे थे, एक उसका पति, दूसरा उसके बच्चे का पिता। अब उसे अपने सपनों की चीखती हुई बेतुकी बातें समझ में आ गईं। दोनों पुरुष आग और पानी की तरह शत्रुतापूर्ण थे। उन्होंने एक दूसरे को नष्ट कर दिया, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि नफरत कितनी अजीबोगरीब सूक्ष्म चीज है। पहली बार उसने जानबूझकर और निश्चित रूप से क्लिफोर्ड से नफरत की थी, ज्वलंत नफरत के साथ, जैसे कि उसे पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया जाना चाहिए। और यह अजीब था, उससे नफरत करना और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना उसे कितना स्वतंत्र और जीवन से भरा हुआ महसूस कराता था। अब मुझे उससे नफरत हो गई है, मैं उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी, उसके दिमाग में विचार आया। उस स्तर पर जहां कीपा अकेले कुर्सी को धकेल सकता था। क्लिफोर्ड ने अपना पूरा संयम दिखाने के लिए उसके साथ थोड़ी बातचीत की, आंटी एवा के बारे में, जो डेप्पे में थी, और सर मैल्कम के बारे में, जिन्होंने ये पूछने के लिए लिखा था कि क्या कोनी उनके साथ उनकी छोटी कार में वेनिस जाएगी, या वो और हिल्डा ट्रेन से जाएंगी। मैं ट्रेन से जाना ज्यादा पसंद करूंगी, कोनी ने कहा। मुझे लंबी मोटर यात्राएं पसंद नहीं हैं, खासकर जब धूल हो। लेकिन मैं देखूंगी कि हिल्डा क्या चाहती है। उन्होंने कहा, वह अपनी कार स्वयं चलाना चाहेगी और आपको अपने साथ ले जाना चाहेगी। शायद मुझे यहाँ मदद करनी होगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह कुर्सी कितनी भारी है। वो कुर्सी के पीछे चली गई और कीपर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुलाबी रास्ते पर चलने लगी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है। क्लिफोर्ड ने कहा, क्यों न मैं इंतजार करूं और फील्ड को बुला लूं। वो इस काम के लिए काफी मजबूत है। ये तो बहुत निकट है, वह हौंफते हुए बोली।
लेकिन जब वे दोनों ऊपर पहुंचे तो उन्होंने और मिलर्स ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। यह अजीब था, लेकिन साथ में किए गए इस काम ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलर्स, क्लिफोर्ड ने कहा जब वे घर के दरवाजे पर थे। मुझे एक अलग तरह की मोटर लेनी है, बस इतना ही। क्या आप रसोई में जाकर खाना नहीं खाएंगे? शायद अब समय हो गया है। धन्यवाद, सर क्लिफोर्ड। मैं आज रविवार को अपनी माँ के पास भोजन के लिए जा रहा था। जैसा आपको पसंद। मिलर्स ने अपना कोट पहना, कोनी की तरफ देखा, सलाम किया और चला गया। कोनी गुस्से में ऊपर की ओर चली गई। दोपहर के भोजन के समय वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। तुम इतने घृणित रूप से असावधान क्यों हो, क्लिफोर्ड? उसने उससे कहा। जिनमें से रखवाले का, अगर आप शासक वर्ग को यही कहते हैं तो मुझे आप पर तरस आता है। क्यों? एक आदमी जो बीमार है और ताकतवर नहीं है। मेरा वचन है, अगर मैं सेवा करने वाला वर्ग होता तो मैं तुम्हें सेवा के लिए इंतजार करने देता। मैं तुम्हें सीटी बजाने देता। मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूँ। यदि वह लकवाग्रस्त पैरों के साथ कुर्सी पर बैठा होता और आपके जैसा व्यवहार करता तो आप उसके लिए क्या करते? उद्धरण। मेरे प्रिय प्रचारक, व्यक्तियों और व्यक्तित्वों को लेकर यह भ्रम गलत है। और आपकी घिनौनी, बंजा सहानुभूति की कमी सबसे खराब स्वाद की कल्पना है। कुलीनता उपकार, आप और आपका शासक वर्ग। और इससे मुझे क्या लाभ होगा? अपने गेम कीपर के बारे में बहुत सारी अनावश्यक भावनाएं रखना। मैं इससे इनकार करता हूँ। मैं ये सब अपने प्रचारक पर छोड़ता हूँ। मेरे शब्द, मानो वह तुम्हारे जितना आदमी ही न हो। वह मेरा गेम कीपर भी है और मैं उसे प्रति सप्ताह 2 पाउंड देता हूँ और उसे एक घर भी देता हूँ। उसे पैसे दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके लिए पैसे दे रहे हो? 2 पाउंड प्रति सप्ताह और एक घर। उनकी सेवाएं। बकवास। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने 2 पाउंड प्रति सप्ताह और अपना घर दोनों बचाओ। संभवतः वह ऐसा करना चाहेगा, लेकिन वह ये विलासिता वहन नहीं कर सकता। तुम और राज करो। उसने कहा, तुम राज नहीं करते, अपनी चापलूसी मत करो। तुम्हारे पास सिर्फ अपने हिस्से से ज्यादा पैसा है और तुम लोगों से हफ्ते में 2 पाउंड के हिसाब से काम करवाते हो या उन्हें भूख से मरने की धमकी देते हो। राज करो। तुम राज का क्या करते हो? क्यों? तुम सूख गए हो। तुम सिर्फ अपने पैसे से धौंस जमाते हो, किसी यहूदी या किसी शिबर की तरह। आपकी बातचीत बहुत सुंदर है, लेडी चैटली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम जंगल में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। मुझे तुम पर बहुत शर्म आ रही थी। क्यों? मेरे पिता तुमसे 10 गुना ज्यादा इंसान हैं, तुम सज्जन हो। उद्धरण। वो आगे बढ़ा और मिसेज बोल्टन के लिए घंटी बजाई, लेकिन वो बहुत घबरा गया था। वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई और खुद से कहने लगी, वो और लोगों को खरीदना। खैर, वो मुझे नहीं खरीदता, इसलिए मुझे उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सज्जन व्यक्ति की मरी हुई मछली, उसकी सेल्यूलॉइड आत्मा। और वे कैसे किसी को अपने साथ ले लेते हैं, उनके व्यवहार और उनकी दिखावटी उदासी और सज्जनता के साथ। उनमें उतनी ही भावनाएं हैं जितनी सेल्यूलॉइड में होती हैं। उसने रात के लिए अपनी योजनाएं बना ली और क्लिफोर्ड को अपने दिमाग से निकालने का निश्चय कर लिया। वो उससे नफरत नहीं करना चाहती थी। वो किसी भी तरह की भावना में उसके साथ बहुत घनिष्ठ रूप से घुलना मिलना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उसके बारे में कुछ भी न जाने और ख़ास तौर पर रखवाले के लिए उसकी भावनाओं के बारे में कुछ भी न जाने। नौकरों के प्रति उसके रवैये का ये झगड़ा पुराना था। उसे वह बहुत परिचित लगी। उसे वह मूर्खतापूर्ण रूप से असंवेदनशील, कठोर और अन्य लोगों के मामले में बेपरवाह लगा। वह रात के खाने के समय अपने पुराने विनम्र व्यवहार के साथ शांति से नीचे चली गई। वह अभी भी पीला था। उसके जिगर के दौरे में से एक के लिए, जब वह वास्तव में बहुत अजीब था, वह एक फ्रांसीसी किताब पढ़ रहा था। क्या तुमने कभी प्रूस्त पढ़ा है? उसने उससे पूछा। मैंने कोशिश की है, लेकिन वो मुझे बोर करता है। वह सचमुच बहुत असाधारण है। संभवतः, लेकिन वह मुझे बोर करता है। इतना परिष्कार। उसके पास भावनाएं नहीं हैं,
उसके पास भावनाओं के बारे में सिर्फ शब्दों की धाराएं हैं। मैं आत्मा महत्वपूर्ण मानसिकता से थक गया हूँ। क्या आप आत्मा महत्वपूर्ण पशुता पसंद करेंगे? शायद, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आत्मा महत्वपूर्ण न हो। खैर, मुझे प्रूस्त की सूक्ष्मता और उनकी सुसंस्कृत अराजकता पसंद है। यह आपको सचमुच बहुत मरा हुआ बना देता है। यह मेरी सुसमाचारवादी छोटी पत्नी बोल रही है। वे फिर से उसी पर थे, फिर से उसी पर, लेकिन वो उससे लड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। वो वहाँ एक कंकाल की तरह बैठा हुआ था और उसके खिलाफ एक कंकाल की ठंडी भूरी इच्छाशक्ति भेज रहा था। वो लगभग महसूस कर सकती थी कि कंकाल उसे जकड़ रहा है और उसे अपनी पसलियों के पिंजरे में दबा रहा है। वह भी वास्तव में हथियार उठा चुका था और वह उससे थोड़ा डरी हुई थी। वह जल्दी से जल्दी ऊपर चली गई और जल्दी ही सो गई। लेकिन 9:30 बजे वह उठी और बाहर जाकर सुनने लगी। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने ड्रेसिंग गाउन पहना और नीचे चली गई। क्लिफोर्ड और मिसेज बोल्टन ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। वे शायद आधी रात तक खेलते रहते। कोनी अपने कमरे में लौटी, उसने अपना पजामा बिस्तर पर फेंक दिया, एक पतली टेनिस ड्रेस पहनी और उसके ऊपर एक ऊनी डे ड्रेस, रबर के टेनिस जूते पहने और फिर एक हल्का कोट पहना। और वह तैयार थी। अगर वह किसी से मिलती, तो वह बस कुछ मिनटों के लिए बाहर जाती। और सुबह, जब वह फिर से अंदर आती, तो वह बस उसमें थोड़ी सैर करती, जैसा कि वह अक्सर नाश्ते से पहले करती थी। बाकी के लिए, एकमात्र खतरा ये था कि कोई रात के दौरान उसके कमरे में आ जाए। लेकिन ऐसा होना बहुत ही असंभव था, 100 में से एक भी मौका नहीं। बेट्स ने घर को बंद नहीं किया था। उसने 10 बजे घर की कुंडी लगा दी और सुबह 7 बजे फिर से कुंडी खोल दी। वह चुपचाप और बिना देखे बाहर निकल गई। आधा चांद चमक रहा था, जो दुनिया में थोड़ी रोशनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसे उसके गहरे भूरे रंग के कोट में दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह पार्क में तेजी से चली गई, वास्तव में नियुक्ति के रोमांच में नहीं, बल्कि उसके दिल में एक निश्चित क्रोध और विद्रोह जल रहा था। ये प्रेम मिलन के लिए सही तरह का दिल नहीं था, लेकिन एलाग्वेरे कौम एलाग्वेरे